नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने एचबीएम स्टडी चैनल में। तो हमारा आज का वीडियो जियोग्राफी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर भूकंप अर्थक्वेक नामक चैप्टर से होने वाला है। भूकंप अर्थक्वेक नामक चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं, इस वीडियो में सभी पॉइंटों को कवर किया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और बीच में बिल्कुल ही स्किप ना करें। भूकंप के सभी पॉइंट यानी कि भूकंप क्या है, भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल एवं भूकंप के जो है कि तरंगे कौन कौन सी तरंगे होती हैं, उन सभी तरंगों को और भूकंप आने के कारणों का जो है कि सभी पॉइंटों का फिगर के माध्यम से हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए यदि, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हम पहले देखेंगे भूकंप। भूकंप क्या है? तो भूकंप भूकंप जैसा कि परिभाषा यहाँ पे है हमारा, भूकंप भूपटल पर पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों के प्रभाव के कारण उत्पन्न कंपन को भूकंप कहा जाता है। जो पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य शक्तियाँ होती है, उसके कारण जो कंपन उत्पन्न होते हैं उसे ही हम भूकंप कहते हैं। और भूकंप के कारण ही पृथ्वी की आंतरिक भाग की शक्ति उसके बाहरी भाग पर स्थानांतरित हो जाती है। जैसा कि दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जितने भी मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, तो वो भूकंप के कारण ऊपर आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नोट में है हमारा, वास्तव में भूकंप से जो है कि ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। मतलब कि ऊर्जा स्थानांतरण होता है। ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक सतह से पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ जाती है भूकंप के माध्यम से। कहने का मतलब यही है हमारा। और ये हमारा फिगर है भूकंप को समझने के लिए, जैसा कि आप लोगों को बनाया गया है। तो हमारा यह पृथ्वी की संरचना है। पृथ्वी की संरचना है तो इसके आंतरिक सतह में यदि कोई किसी भी कारण, ताप दाब या रासायनिक प्रक्रिया के कारण जो कंपन होता है, यह कंपन पृथ्वी की बाहरी सतह पर जो कंपन तरंगों के रूप में आती है। तो इस पूरे प्रक्रिया को ही हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है भूकंप विज्ञान। हाँ, भूकंप से कुछ पॉइंटें हैं, भूकंप से कुछ शब्दावली हैं भूकंप विज्ञान। और हमारा है भूकंप मापी, रिक्टर स्केल, जिसे हम जो है कि सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ और रिक्टर पैमाना कहते हैं। तो एक एक करके इन सभी पॉइंटों को देखेंगे। तो हमारा भूकंप विज्ञान क्या है, सिस्मोलॉजी जिसे कहते हैं, हमारा क्या है? तो यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जो भूकंप के विषय में अध्ययन कराती है। हाँ, तो सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को ही कहा जाता है। भूकंप का अध्ययन जिस विज्ञान के माध्यम से कहा जाता है उसे हम भूकंप विज्ञान यानी कि सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो हमारा और एक होता है सिस्मोग्राफ, जिसे हम भूकंप मापी कहते हैं। हमारा सिस्मोग्राफ भूकंप का मापना सिस्मोग्राफ कहलाता है। GRAPH। यहाँ पे हमारा जो है कि लिखा गया है सिस्मोलॉजी दोबारा, तो यहाँ पे सिस्मोग्राफ हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो भूकंप मापी और जो है कि भूकंप विज्ञान को हम सिस्मोलॉजी और भूकंप मापी को सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोलॉजी हमारा भूकंप के अध्ययन, मतलब जिस विज्ञान के माध्यम से भूकंप का अध्ययन किया जाता था उसे हम सिस्मोलॉजी कहते थे। और हमारा सिस्मोग्राफ भूकंप का मापना ही सिस्मोग्राफ हो जाएगा। और हमारा भूकंप मापना जिस यंत्र से मापाता है, यानी कि रिक्टर स्केल से सामान्यतः मापा जाता है भूकंप को, तो हमारा भूकंप मापी यंत्र रिक्टर स्केल हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्टर स्केल से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। और सिस्मोलॉजी यानी कि भूकंप के अध्ययन का जो विज्ञान होता है उसे हम सिस्मोलॉजी, और हमारा सिस्मोग्राफ भूकंप मापी, जैसा कि हम भूकंप जिससे मापते हैं वही हमारा भूकंप मापी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं भूकंपी पैमाना यानी कि रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, तो उन्हें हम देखेंगे एक एक कर कर। तो रिक्टर स्केल हमारा कैसे उसका नाम पड़ा और कैसे होता है, और उसमें कैसे कैसे जो है कि तीव्रता को प्रदर्शित किया जाता है और ऊर्जा उसमें कैसे वृद्धि होती है, तो इन सभी को एक एक करके देखेंगे। तो हम पहले इसके जुड़े कुछ इतिहास है उसको देख लेते हैं। तो 1935 में रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया। और जो है कि इस पैमाने में 0 से 9 तक इस तरह 10 अंक अंकित होते हैं। रिक्टर स्केल पर 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। और 0 से लेकर 9 तक अंक
को गिनेंगे यदि तो हमारे 10 अंक हो जाएंगे। तो हमारे चित्र में रिक्टर स्केल बना है, तो इसमें हम देखते हैं तो हमारा यहाँ पर 0 स्टार्ट होता है 0 से और 9 पर जाकर ख़त्म होता है। तो 0 से लेकर 9 तक 10 अंक अंकित होते हैं। और रिक्टर पैमाने के यह अंक हैं 0 से लेकर 9 तक विमुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। हमारे 0 से लेकर 9 तक जो अंक हैं वह विमुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। और रिक्टर पैमाने का प्रत्येक अंक अपने पूर्व अंक से 10 गुना अधिक तीव्रता को प्रदर्शित करता है। यदि मान लीजिए जैसा कि यदि हमारा भूकंप की तीव्रता 3 है, तो यदि हम 3 पे कुछ मात्रा है भूकंप की तीव्रता का, और यदि हम वही तीव्रता चली जाती है 4 पर, तो हमारा वह तीव्रता जो है कि 10 गुना बढ़ जाएगी। यदि 3 पे हमारा 8 है तो 4 पर जाती है तो हमारा 80 हो जाएगा, 10 गुणे 8। और जो है कि जबकि ऊर्जा प्रत्येक बढ़ते अंक पर, ये हमारा भूकंप की तीव्रता हो गया, और ऊर्जा प्रत्येक बढ़ते क्रम पर पहले से लगभग 31.6 गुना होती है। ऊर्जा जो है कि 31.6 गुना बढ़ती है प्रत्येक एक अंक ऊपर जाने पर, और यदि हम प्रत्येक एक अंक नीचे आते हैं तो उतने की ही कमी होती है। ठीक है। रिक्टर स्केल पर कहाँ से कहाँ तक उसकी जो है कि तीव्रता रहेगी, तो कैसा भूकंप रहेगा, भूकंप की प्रकृति कैसी रहेगी, अब उसके बारे में देखते हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा जो है कि 3 अंक तक के भूकंप रिक्टर स्केल पे यदि 3 अंक तक के भूकंप रहेंगे तो वो साधारण भूकंप कहे जाएंगे। और हमारा 3 से 6 तक, यदि रिक्टर स्केल पर 3 से 6 तक उसकी तीव्रता दिखाई दे रहा है तो हमारा भूकंप मध्यम तीव्रता वाले कहे जाएंगे। और यदि हमारा भूकंप की तीव्रता 6 से अधिक दिखाई दे रही है, 6 अंक से अधिक दिखाई दे रही है, तो वो जो है कि विनाशकारी भूकंप कहलाती है। तो 3 अंक तक के भूकंप को साधारण भूकंप, और 3 से 6 तक के अंक को, यदि 3 से 6 तक अंक के अंदर यदि तीव्रता है भूकंप की, तो उसको मध्यम तीव्रता वाले भूकंप कहेंगे। और 6 से यदि अधिक है, मतलब 8 तक, 8 से नीचे रहना चाहिए, तो उसको हम विनाशकारी भूकंप कहेंगे। और यदि 8 से अधिक भूकंप जो है कि आती है तो वो अति विनाशकारी भूकंप की श्रेणी में चली जाएगी। और हमारा रिक्टर स्केल 8 से अधिक वाले तीव्रता वाले भूकंप का जो है कि मापन नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हमारा एक अलग जो है कि रहता है पैमाना, उसको कहते हैं मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, उसी का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा रिक्टर स्केल उसके लिए काम नहीं करेगा। और मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर जो है कि 10 अंक अंकित होते हैं। ठीक है, सबको एक बार फिगर की सहायता से देख लेते हैं। तो चलते हैं हम फिगर की ओर। हाँ, तो देखिए ये फिगर है, ये रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो इसमें 0 से लेकर 9 तक अंक अंकित होते हैं, और इस तरह कुल 10 अंक होते हैं। ठीक है, तो इसमें यह जो है कि 0 यदि 0 एक अंक की तीव्रता है यदि किसी भूकंप का, और 2 अंक की तीव्रता दूसरे भूकंप की है, तो उनमें 10 गुना का डिफरेंट होगा। यानी कि यदि ये 1 है तो वो लगभग 10 गुना उससे अधिक होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है कि भूकंप का मापन रिक्टर स्केल की सहायता से किया जाता है। यदि हमारा भूकंप 0 से लेकर 3 अंक तक जिसमें रिक्टर स्केल में दिखाएगा उसमें उसकी तीव्रता, तो वो जो है कि साधारण भूकंप कहे जाएंगे। और यदि हमारा 3 से लेकर 6 तक दिखा रहा है तो वो जो है कि मध्यम भूकंप कहलाएंगे। और हमारा यदि 6 से ज़्यादा हो गया तो वो जो है कि विनाशकारी भूकंप की श्रेणी में चले जाते हैं। तो ये हमारा रिक्टर स्केल है, आप चित्र की सहायता से अच्छे तरह से समझ सकते हैं इसे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा अब भूकंप उत्पन्न होते हैं तो उनमें जो है कि तरंगे उत्पन्न होती है। अब उन तरंगों को एक एक करके देखेंगे। तो भूकंपी तरंगे क्या होता है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा का स्थानांतरण चारों दिशाओं में यांत्रिक तरंगों के रूप में होता है। ये जो तरंगे होती हैं ये यांत्रिक तरंगे होती है, और इन तरंगों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जो भूकंप उत्पन्न होता है तो भूकंप उत्पन्न होने के साथ साथ उनमें से तरंगे उत्पन्न होती है। तो ये तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं, और ये तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। हमारा फर्स्ट है पी वेव्स, और सेकंड है एस वेव, और हमारा थर्ड है एल वेव। तो एक एक करके देख लेते हैं, पी वेव्स क्या है, एस वेव्स क्या है, और एल वेव्स क्या है। तो चलते हैं एक एक कर देखते हैं।
तो हम पहले पी वेव्स की बात करते हैं। तो पी वेव्स को प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। प्राथमिक तरंग, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। यह लघु तरंग दैर्घ्य होती है और ये उच्च आवृत्ति वाली तरंगें होती हैं। तो हमारा पी वेव्स कैसा होता है? ये लघु तरंग दैर्घ्य होता है और उच्च आवृत्ति वाली, जो भूकंप मूल से चारों दिशाओं में स्थानांतरित होती है। यदि हमारा भूकंप उत्पन्न होता है तो भूकंप के मूल से चारों ओर उत्पन्न होती है और यह तरंग ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में प्रवाहित हो जाता है। तो ये पॉइंट है कि मतलब आपसे परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि कौन सी तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में प्रवाहित होती हैं। तो आप जो है कि पी वेव्स यानी कि प्राथमिक तरंगों को बताएंगे और ठोस माध्यम में इनकी गति सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो हमारा जो पी वेव्स है ये ठोस, द्रव, गैस और जो है कि हर एक माध्यम में जो है कि आसानी से चल सकता है और इसमें जो है कि ठोस में इसकी गति अधिक होती है। ये जो तरंग होती है इनकी गति 13 से लेकर 13.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के मध्य पाई जाती है। सोच सकते हैं आप जो है कि 13 से लेकर 13.8 किलोमीटर प्रति एक सेकेंड में जो है कि उतना दूरी तय करती है। मिनिमम 13 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 13.8 किलोमीटर। और जो है कि ये हमारा पी वेव्स है। पी वेव्स की इतनी जो है कि क्वालिटी होते हैं। पी वेव्स सर्वाधिक तेज जो है कि हर एक तरंग से चलता है, चाहे वो एस वेव हो या एल वेव हो, जो है कि पी वेव्स की गति सर्वाधिक होती है उन दोनों तरंगों की अपेक्षा। और यह जो है कि सर्वाधिक तीव्र गति होने के कारण यह पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम ऊर्जा लेकर आती है। तो इनकी गति 13 से लेकर 13.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होने के कारण जो भूकंप से पहले उत्पन्न होता है तो यही तरंगे जो है कि पृथ्वी पर आती है सबसे पहले, और जो है कि इन्हीं तरंगों के कारण पृथ्वी पर पहला झटका लगता है। इसलिए इस तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं। तो प्राथमिक तरंगे इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है कि भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है वहाँ से सर्वप्रथम पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले आती हैं। तो इसलिए इन्हें हम प्राथमिक तरंगे कहते हैं। और इन तरंगों को ध्वनि तरंगे तथा संपीड़न तरंगे भी कहा जाता है। तो हमने पी वेव्स के बारे में क्या देखा? तो हमने देखा कि पी वेव्स लघु तरंग दैर्घ्य एवं उच्च आवृत्ति वाली होती है और ये ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में आसानी से प्रवाहित होती है और इसकी चाल सर्वाधिक ठोस पदार्थ में होती है और इसकी जो है कि गति 13 किलोमीटर से लेकर 13.8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। और जो है कि यह प्राथमिक तरंग होती है। ये भूकंप केंद्र से सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर आती है और जो है इसलिए इसे हम प्राथमिक तरंग कहते हैं। और इन तरंगों को ध्वनि तरंगे और संपीड़न तरंग भी कहते हैं प्राथमिक तरंगों को। यही सब हमने देखा। तो अब इसके बाद देखेंगे कि एस तरंगे क्या होती हैं, एस वेव्स क्या होती हैं। तो चलते हैं एस वेव्स की ओर। तो एस वेव्स क्या होता है? तो हम देखते हैं कि एस वेव्स को द्वितीयक तरंग भी कहते हैं। ये जो है कि द्वितीयक तरंग होती है, यानी कि गौड़ तरंग हमारा पहला पी वेव्स जो है कि प्राथमिक वेव्स था और यस वेव्स हमारा द्वितीयक तरंग है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो यह लघु तरंग दैर्घ्य एवं उच्च आवृत्ति वाली अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जैसा कि हमने देखा कि पी वेव्स अनुदैर्घ्य होती है, अनुदैर्घ्य मतलब उच्च आवृत्ति एवं अनुदैर्घ्य तरंग, और एस वेव्स हमारी जो है कि उच्च आवृत्ति और अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ देख लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में बहुत कंफ्यूज होता है। तो हम बता दें कि अनुदैर्घ्य किसे कहते हैं और अनुप्रस्थ किसे कहते हैं। तो हमारा अनुदैर्घ्य जो है कि किसी के पैरेलल मतलब कि समांतर, यदि हमारा कोई सतह है उसके समांतर यदि हम गति कर रहे हैं तो हमारा अनुदैर्घ्य हो जाएगा। और अनुप्रस्थ किसी सतह के लंबवत, यदि हमारा ऐसे है तो ऐसे जो है कि गति हमारा अनुप्रस्थ गति कहलाता है। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य के बारे में हम समझ रहे हैं कि आप समझ चुके होंगे। तो ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य होती है। पी वेव्स अनुदैर्घ्य और हमारा एस वेव्स अनुप्रस्थ होती हैं, जो भूकंप के केंद्र से चारों ओर दिशाओं में पी वेव्स की भांति अग्रसर होती हैं। यह भी पी वेव्स की भांति हमारी सतह की ओर भूकंप केंद्र से चलती हैं और जो है कि ये तरल माध्यम में नहीं प्रवाहित होती है। हमारा पी वेव जो एस वेव्स है, पी वेव्स तो सभी माध्यम में ठोस हो चाहे
द्रव हो चाहे गैस हो, वो तो तीनों माध्यम में आसानी से चली जाती है, और हमारा जो एस वेव्स है वो तरल माध्यम में नहीं प्रवाहित होती है। ठीक है। और इसकी औसत गति की बात करें तो इसकी औसत गति 3.2 किलोमीटर से लेकर 7.2 किलोमीटर के मध्य होती है। तो हमने देखा कि पी वेव्स की गति जो है कि 13 से लेकर 13.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के मध्य थी, और हमारा एस वेव जो है इसकी गति 3.2 से लेकर 7.2 किलोमीटर के मध्य है। तो अपेक्षता उसके हमारा एस वेव जो है उसकी गति कुछ धीमी है। इसकी गति धीमी होने के कारण हमारी पृथ्वी की सतह पर दूसरा झटका इसी कारण आता है, यानी कि इसकी गति धीमा होने के कारण ये प्राथमिक तरंगों के बाद पृथ्वी पर आती है, जिससे कि पृथ्वी पर दूसरा झटका लगता है। और इसके बारे में देखते हैं तो जो है कि ये पृथ्वी पर दूसरा झटका आने के कारण इसे द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि एस वेव्स को द्वितीयक तरंग क्यों कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि इसकी गति 13 मतलब कि ये पृथ्वी पर दूसरा झटका भूकंप का एस वेव्स के कारण आता है, इसलिए इसे हम द्वितीयक तरंग कहते हैं। ठीक है। और द्वितीयक तरंगों को विनाशकारी यानी कि विध्वंसक तरंग भी कहते हैं। इसे विध्वंसक तरंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर पहला झटका पी वेव्स के कारण आता है और दूसरा झटका द्वितीयक तरंग यानी कि एस वेव्स के कारण आता है। तो एस वेव्स के कारण जो झटका आता है उससे हमारी भूकंप की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वृद्धि होने के कारण जाहिर सी बात है कि वृद्धि यदि भूकंप की तीव्रता में हो रही है तो वो जो है कि प्रभाव अधिक डालेगी। इसी कारण इसे हम विध्वंसक तरंग भी कहते हैं। और जो है कि इन तरंगों को जल तरंगे भी कहा जाता है। जो ये विध्वंसक तरंगे जो होती है इनको कई नाम से जाना जाता है। इन्हें जल तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें प्रकाश तरंगों के नाम से जाना जाता है। तो विध्वंसक तरंगे यानी कि सेकेंडरी वेव्स द्वितीयक तरंगों को विध्वंसक तरंग, प्रकाश तरंग, जल तरंग और विनाशकारी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि एस वेव जो है कि उच्च आवृत्ति वाली अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और ये तरल माध्यम में प्रवाहित नहीं होती है। इनकी गति 3.2 से लेकर 7.2 किलोमीटर के मध्य होती है। और हमने देखा कि सेकेंडरी वेव्स के कारण पृथ्वी पर दूसरा झटका आता है, और इसलिए इसे हम द्वितीयक तरंग कहते हैं। और हमारा द्वितीयक तरंगों को विनाशकारी तरंगे, जल तरंगे एवं प्रकाश तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है। तो हम चित्र में समझते हैं एक बार फिर से कि ये हमारा भूकंप का केंद्र है। मान लीजिए यहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है, तो इससे जो है कि कई तरह के तरंगे चलेंगी जो कि यांत्रिक तरंगों के रूप में होगी। तो हमारे पृथ्वी का सतह है, ये हमारी पृथ्वी का सतह है। तो इस पर जो है कि सबसे पहले पी वेव्स की तरंगे जाएंगी। पहले जो है कि पृथ्वी पर झटका पी वेव्स के कारण लगेगा, और पी वेव्स जो है कि ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में जा सकता है। तो सबसे पहले पी वेव्स का झटका पृथ्वी पर पड़ेगा, और उसके बाद हमारी सेकेंडरी वेव्स यानी कि एस वेव्स का प्रभाव जाएगा पृथ्वी की सतह पर। तो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? एल वेव्स यानी कि तृतीयक तरंगे। यदि हम एल वेव्स यानी कि तृतीयक तरंग के बारे में बात करें तो एल वेव्स दीर्घ तरंग दैर्घ्य निम्न आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगे होती है। जो कि एल वेव्स हमारी दीर्घ तरंग दैर्घ्य निम्न आवृत्ति वाली और यांत्रिक तरंगे होती है, जो भूकंप मूल से केवल पृथ्वी की सतह की ओर अग्रसर होती है। तो हमारा दीर्घ तरंग दैर्घ्य और निम्न आवृत्ति वाली तरंगे एल तरंगे होती हैं। और हमारा एल तरंग जो होता है उसका नाम एल लव मतलब कि एल वेव्स क्यों रखा गया? तो हमारा जो है एक वैज्ञानिक थे हमारे लव नामक वैज्ञानिक ने एल तरंगों की खोज की थी और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। इसी कारण इसे हम जो है कि एल वेव्स के नाम से जाना जाता है, तृतीयक तरंगों को। तो हमारा एल वेव्स के बारे में थोड़ा सा देख लिए कि हमारा ये जो तरंग होती है ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य निम्न आवृत्ति वाली होती है, और इसके हम स्पीड की बात करें तो इसका जो है कि औसत गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि अपेक्षता पी और एस वेव की अपेक्षा काफ़ी कम है। पी वेव्स का 13.8 किलोमीटर प्रति सेकंड था, और हमारा एस वेव्स का 3 से लेकर 7.2 तक था।
और हम एल वेव्स को देखते हैं तो हमारा ये केवल 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के औसत गति है इसकी, जो कि काफ़ी कम है। एल तरंगों को तृतीयक तरंग कहा जाता है। हमने बताया कि एल तरंग यानी कि तृतीयक तरंग, तो एल तरंग को तृतीयक तरंग के नाम से भी जाना जाता है। तथा भूकंप का तीसरा झटका जो सर्वाधिक तीव्रता वाला होता है, ये तृतीयक तरंगों के कारण ही आता है। तो हमारा जो पृथ्वी पर तीसरा झटका लगता है, ये हमारी तृतीयक तरंग जो पृथ्वी पर आती है तो उसी के कारण लगता है। और ये विनाशकारी कहे जाते हैं। ये तरंग जो है कि अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। हमारा एल वेव्स क्या है, तो हमने देखा कि एल वेव्स हमारा दीर्घ तरंग दैर्घ्य, निम्न आवृत्ति एवं यांत्रिक तरंगे हैं, जो भूकंप केंद्र से पृथ्वी की सतह पर जो है कि अग्रसर होते हैं। और इसकी खोज लव नामक वैज्ञानिक ने की, और इसका चाल जो है कि 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और जो है कि ये अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि एस, बी और एल तीनों तरंगों के बारे में हमने एक एक करके देख लिया। तो आगे चलते हैं, तो हम एक बार फिर से इन सभी तरंगों को एक साथ फिगर में समझेंगे। मान लीजिए ये जो हमारी संरचना है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है पूरी। ये सब जितनी भी संरचना है, ये मान लीजिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ठीक है, तो हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जहाँ से भूकंप उत्पन्न होंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जहाँ से भूकंप उत्पन्न होंगे, उसे हम भूकंप केंद्र कहेंगे, यानी कि फोकस कहेंगे। और जहाँ पर भूकंप की तीव्रता का पृथ्वी की सतह पर जहाँ पर भूकंप की तीव्रता को सर्वप्रथम महसूस किया जाएगा ना, ठीक है, तो जहाँ पर पृथ्वी की तीव्रता का सर्वप्रथम महसूस किया जाएगा जिस बिंदु पर, उसे हम अधिकेंद्र ईपी सेंटर कहेंगे। तो आप समझ सकते हैं, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम भूकंप केंद्र, और हमारा जो है कि पृथ्वी की सतह पर जहाँ पर भूकंप की तीव्रता को सर्वप्रथम सबसे पहले महसूस किया जाता है, उसे हम ईपी सेंटर यानी कि अधिकेंद्र कहेंगे। और हमारा भूकंप उत्पन्न होता है, तो भूकंप उत्पन्न होने के साथ साथ कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, एस वेव्स, पी वेव्स और एल वेव्स, ये तरंगें उत्पन्न होती हैं, और ये तरंगें पृथ्वी की सतह की ओर अग्रसर होती हैं। और ये तरंगें अलग अलग विशेषता रखती हैं अपनी। जो हमारी प्राथमिक वेव्स है उसकी अलग विशेषताएं हैं, और एस वेव्स की अलग विशेषताएं हैं, हमारा एल वेव्स भी जो है उसकी अलग विशेषताएं हैं। तो ये अपनी अलग अलग विशेषताएं रखती हैं। तो हमारा पी वेव्स क्या होता है, पी वेव्स के बारे में हमने देखा कि पी वेव्स की गति सर्वाधिक होती है। ये हमारी तीनों फॉर्मेट यानी कि ठोस, द्रव, गैस जो भी हो, उन सभी माध्यमों में आसानी से प्रवाहित होती है, तो उन्हें हम पी वेव्स कहते हैं। तो हमारा ये पी वेव्स हो गया। पी वेव्स जो है कि इसकी चाल सर्वाधिक थी। ये जो है कि ठोसों में सर्वाधिक गति से चलती थी, जो है कि इसकी चाल 13 से लेकर 13.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के मध्य थी। तो पी वेव्स के कारण हमारी पृथ्वी पर सबसे पहला झटका लगता है। ये जो है कि कम हानिकारक होते हैं, मतलब इन झटकों के कारण जो है कि प्राथमिक वेव्स के कारण हमारी पृथ्वी पर कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये हमारी पी वेव्स हैं। तो हम और सेकेंडरी वेव्स यानी कि एस वेव्स की बात करें, तो एस वेव्स हमारी जो है कि द्वितीयक तरंग कहलाती हैं। और ये हमारी जो है कि इसकी चाल हमारा कुछ कम होता है, 3 से लेकर 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के मध्य। तो ये हमारा जो है कि तरंगे द्वितीयक तरंगे होती हैं, यानी कि सेकेंडरी वेव्स, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं आप लोग। तो सेकेंडरी वेव्स की गति कम होती है। ये जो है कि तरल माध्यम में प्रवाहित नहीं होती है। ये मान लीजिए कि हमारा ये तरल वेव्स है। देखिए ये जो नीचे बना है ये ऐसे, ये हमारा मान लीजिए तरल वेव्स है, यानी कि तरल जली भाग कुछ है, जिसमें मेटल एटल आ जाते हैं तत्व। तो इसमें से जो है कि इस भाग से हमारा हमारा जो है कि एस वेव्स अवशोषित हो जाएगा। इस भाग से हमारा एस वेव्स अवशोषित हो जाएगा। इसमें जो है कि हमारा एस वेव्स से प्रवाहित नहीं हो पाएगा। तो हमारा एस वेव्स केवल ठोस एवं गैस माध्यम में ही प्रवाहित होता है। और ये तरंगे पृथ्वी पर प्राथमिक तरंगे के बाद आती हैं। तो ये जो है कि कुछ विनाशकारी तरंग होती हैं। और हम एल वेव्स की बात करें, तो एल वेव्स हमारा लव तरंगे यानी कि इसे हम तृतीयक तरंग कहते हैं। तो इसका जो है कि झटका सबसे बाद में, प्राथमिक और सेकेंडरी तरंग के बाद इसकी झटका लगती है। इसका जो है कि औसत गति 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, और इसका औसत गति बहुत कम होता है। पृथ्वी पर तीसरा झटका लगने के कारण ये जो है कि अति विनाशकारी तरंग होती है। तो ये हमारी इसमें चित्र में
ये हमारी मान लीजिए ये एल वेव्स हो गई। एल वेव्स जो है कि तृतीयक तरंगे होती हैं, ये पृथ्वी पर सबसे बाद में जाती हैं। तो सबसे पहले हमारा प्राथमिक वेव्स जाएगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी वेव्स और उसके बाद एल वेव्स यानी तृतीयक तरंगे। तो ठीक है, एक बार में आप लोग फिगर की सहायता से एक साथ समझ सकते हैं एस पी और एल वेव्स के बारे में। तो ये सभी जो है कि हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं एक साथ कि एस पी और एल वेव्स की क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे होती है, कैसे जाती हैं। तो आप हमें आशा होगी कि आप अच्छी तरह से इसे समझ चुके होंगे। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा अगला पॉइंट है भूकंप मूल और अधिकेंद्र। तो हमने बताया कि जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, जिस बिंदु से भूकंप उत्पन्न होती है, उस बिंदु को हम जो है कि भूकंप केंद्र यानी कि भूकंप मूल कहते हैं, अर्थक्वेक फोकस। तो जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम फोकस भूकंप केंद्र कहते हैं, और उसे हम जो है कि दूसरी तरह से परिभाषित भी कर सकते हैं, ऐसे जैसे कि जहाँ जिस बिंदु से एस और पी और एल वेव्स का उद्गम होता है, उस केंद्र को हम भूकंप केंद्र कहते हैं। जाहिर सी बात है कि भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है वहाँ से ही हमारी एस और पी और एल वेव्स निकलती हैं, तो उस बिंदु को ही हम भूकंप मूल कहेंगे। और हमारा अधिकेंद्र क्या है? हमारा अधिकेंद्र जो है कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप का महसूस जिस बिंदु पर किया जाता है उसे हम भूकंप मूल अधिकेंद्र कहते हैं। ईपी सेंटर यानी कि पृथ्वी की सतह ये है, भूकंप यहाँ से उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी की सतह पर जो है कि पृथ्वी की सतह पर जिस बिंदु पर भूकंप की तीव्रता का सर्वप्रथम महसूस किया जाता है उसे ही हम अधिकेंद्र कहते हैं। तो हम एक बार इसको भी फिगर के साथ समझ लेते हैं। जैसा कि हमारा चित्र में यहाँ पर पृथ्वी की जो है कि संरचना है, ये हमारी ऊपरी भाग क्रस्ट है, और उसके बाद हमारा जो है कि उसके बाद दूसरी परत आती है जिसे हम मेंटल यानी कि तत्व जिस परत में हमारी तत्व की अधिकता होती है उसे हम मेंटल कहते हैं, और हमारा अंतिम परत होता है क्रोड न। तो हमारा भूकंप मान लीजिए कि इस केंद्र यानी कि मेंटल से ऊपर यहाँ पर यदि उत्पन्न होता है तो इसे हम जो है कि भूकंप मूल कहेंगे। और यही भूकंप जो है कि भूकंप के कारण ही हमारी तरंगे निकलती हैं एस पी और एल वेव्स। तो ये तरंगे पृथ्वी पर जाती हैं क्रमशः एक एक करके पारी पारी। तो हमारी पृथ्वी पर जहाँ पर भूकंप की तीव्रता यानी भूकंप की तरंगे जो है कि जो तरंगे सबसे पहले जिस बिंदु पर पृथ्वी की सतह पर जाएगी उसे ही हम अधिकेंद्र कहेंगे। तो हमारा ये अधिकेंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जहाँ से जिस बिंदु पर भूकंप उत्पन्न होते हैं, जिस बिंदु से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम भूकंप मूल फोकस कहते हैं, और पृथ्वी की सतह पर जिस बिंदु पर भूकंप की तीव्रता का सर्वप्रथम महसूस किया जाता है, उसकी आभास होती है जहाँ पर जिस बिंदु पर, उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अधिकेंद्र और भूकंप मूल के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हो गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारा पॉइंट है जो है कि भूकंप के कारण। तो भूकंप आते हैं तो इसके क्या कारण होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो कैसे साफ अर्थक्वेक यानी कि भूकंप क्यों आते हैं। तो भूकंप आने के कई कारण हो सकते हैं। भूकंप क्यों आते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में उथल पुथल होता है, प्लेटें खिसकती हैं, ताप दाब में परिवर्तन होता है, रासायनिक क्रिया होती है, तो उसमें जो है कि भूकंप उत्पन्न होता है। तो बहुत कारण हो सकते हैं। तो हमने मुख्यतः 5 ही कारण जो है कि आप लोगों के लिए लिया है। तो पहला कारण है ज्वालामुखी क्रिया। जाहिर सी बात है कि ज्वालामुखी होती है तो हमारी ज्वालामुखी की क्रिया में उसमें से मैग्मा जो है कि लावा के रूप में पृथ्वी की सतह पर आते हैं। तो हमारी पृथ्वी की आंतरिक भाग में थोड़ा सा हलचल तो आवश्यक बात ही है कि हो सकती है। तो पहला कारण हमारा ज्वालामुखी हो जाएगा। और सेकेंड भ्रंशन एवं वलन क्या होता है? पर्वतों का निर्माण जो है कि भ्रंशन और वलन के कारण होता है। तो इसके कारण भी जो है कि हमारा भूकंप आने के चांसेस है। और हमारा थर्ड क्या है? इंटरनल गैसेस की मात्रा में वृद्धि, यानी कि दाब में वृद्धि हो जाएगी, तो हमारा उसके कारण भी भूकंप के आने की संभावना होगी। और हमारा दाब सरप्लस वाटर प्रेशर के कारण भी आ सकती है हमारी जो है कि भूकंप।
और भूपटल में संकुचन के कारण। भूपटल में यदि संकुचन होगा तो उसके कारण भी हमारी जो है कि भूकंप आने के चांसेस होंगे। तो हमने देखा कि भूकंप के आने के कई कारण हैं, तो जिनमें से मुख्यतः 5 ही कारण हमने लिया है। ज्वालामुखी पहला हो गया, और भ्रंशन एवं वलन हो गया सेकेंड, तीसरा इंटरनल गैसेस की मात्रा, और हमारा इसी तरह चौथा पाँचवा हो है कारण। और एक मुख्यतः कारण है कि हमारा जो प्लेट है, प्लेटों के रूपांतरित गति के कारण जो है कि भूकंप आते हैं। आपसे यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भूकंप किनके कारण आते हैं, तो आप डायरेक्टली जो है कि मुख्य पॉइंट है उसका, प्लेट जो होते हैं हमारे प्लेट होते हैं, कई प्रकार के प्लेट होते हैं, तो प्लेटों में जो रूपांतरित गति होती है ऊपर नीचे, इन्हीं के कारण हमारा जो है कि भूकंप आते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भूकंप क्या होता है। भूकंप के सभी पॉइंट को एक एक करके हमने आपको इस वीडियो में आप लोग के लिए बताया। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है कि भूकंप के सभी पॉइंट को समझ चुके होंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि भूकंप का ये जो हमारा टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, और जो है कि और यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारा यह चैप्टर समाप्त हो गया, और हमने इस वीडियो में एक एक करके सभी बिंदुओं को क्रमशः देखा। मानता हूँ कि यह वीडियो कुछ लंबी हो गई होगी, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।